नमस्ते। आज हम करेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित। स्टार्ट करते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ के पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी लड़की ने उस दिन पूछ लिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच भी नहीं सका। इम्पोर्टेंट कथन है। हर तीसरे दिन नाखून क्यों बढ़ जाते हैं? बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? कुछ लाख वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था तो वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी, क्योंकि उससे उसके अपने जीवन की रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे और नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग थे। फिर वह अपने अंग से भार की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वध, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए, जिनके पास लोहे के शस्त्र अस्त्र थे। वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए। फिर अपने इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर सहारे, राक्षस हारे। इंपोर्टेंट है। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पति पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा, यह सबको मालूम है। नगधर मनुष्य अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को बुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कल्पलता संग्रह में संग्रहित है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ये यहाँ से दृष्टि की बुक से लिया गया कथन है जो इम्पोर्टेंट है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित यह एक ललित निबंध है। कल्पता 1951 ईस्वी में संग्रह में संकलित है। इस संग्रह में कुल कितने निबंध हैं? 20, जो इस प्रकार है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बोरा गए, शीरीष के फूल, भगवान महाकाल का कुंठ नृत्य, महात्मा के महाप्रयाण के बाद, ठाकुर जी की बटोर, संस्कृति का संगम, समालोचक की डाक, महिलाओं की लिखी कहानियाँ, केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, वह चला गया। साहित्यिक संस्थाएं क्या कर सकती हैं? हम क्या करें? धर्मस्य तत्व निहित गुहायाम। मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य है। आंतरिक सुचिता भी आवश्यक। समस्याओं का सबसे बड़ा हल, साहित्य का नया कदम, आदिकाल के अंतर प्रांतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। द्विवेदी जी लिखते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। समस्त मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम साहित्य है। इम्पोर्टेंट कथन है जो एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, द्विवेदी जी की मानवतावाद और साहित्य का केंद्र बिंदु मनुष्य है। तीसरा कथन है, द्विवेदी जी की ख्याति हिंदी में आलोचक और निबंधकार दोनों रूपों में है। वे अच्छे आलोचक हैं तथा अच्छे निबंधकार। यह निर्णय करना आसान नहीं। यह कथन किसका है? गुलाब राय का। अब निबंध की विषय वस्तु। कहा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के निबंध से ही हिंदी में ललित निबंधों की एक सशक्त विद्या के रूप में शुरुआत हुई।
नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक निबंध में वे मनुष्य की दुर्बलताओं को लक्षित करते हैं, दूसरी तरफ उसकी शक्ति और रचनाशील प्रवृत्ति का दर्शन भी कराते हैं। वे मनुष्य को करुणा, दया, मैत्री, बंधुत्व एवं भाईचारे की भावना में रत होने की शिक्षा देते हैं। इन्हीं भाव के संरक्षण में उनका बड़प्पन देखते हैं। इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने मनुष्यता के विकास, मनुष्य में पशुता के अवशेष और उस पर मनुष्यता की विजय के साथ साथ भारतीय संस्कृति पर गहन विचार किया। इस निबंध में वे मनुष्य द्वारा अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति के विरोध के साथ साथ स्वाधीनता पर भी विचार करते हैं। प्रमुख उदाहरण है, कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेध पर हाजिर, आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? बेहया मतलब बेशरम क्यों हैं? तो ये आपके कथन है जो कूट से संबंधित क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, क्रम से भी। नेक्स्ट कथन है, कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष था जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग है। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा के से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी, आर्य विजय हुई। नेक्स्ट कथन है, तुम वही लाख वर्ष पहले के नगदंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले हो। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ? वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। गौड़ देश के लोग इन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही, अतः शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया कि वे वृत्तियां अनायास ही हैं और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा। ये यहाँ से क्या है, इम्पोर्टेंट है। इनमें से कूट में क्वेश्चन बन सकता है कि किन किन बातों का जिक्र हुआ। नाखून का बढ़ना, केस का बढ़ना, दांत का बढ़ना, पलकों का गिरना और असल में सहजात वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को कहते हैं। उसे इतना भी नहीं पता चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहज वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य की विरोधनी है। इम्पोर्टेंट कथन है, मेरी निर्बाध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही ये प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे तो देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजों ने में कहना हो तो सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। सहजता वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। इम्पोर्टेंट कथन है वेरी। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्वयं के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता।
अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा विशेष है उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सब बस खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं। जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरे के इशारों पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी। और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक आई, लड़ती झगड़ती भी रही, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। सभ्यता की इन नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी कि समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं का उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है एवं वचन और मन शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। नेक्स्ट है मानता है यह किसी भी जाति या वर्ण का समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया। एतद्धि त्रितय्यम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत। निर्वैरता, महाराज, सत्य, काम, सत्यम, क्रोध एवं च अन्यंत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। अनुशासन। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। अज्ञान सर्वत आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, ब्रह्मा उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति, स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरना शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है। इम्पोर्टेंट कथन है यहाँ से यहाँ तक कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शास्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी होती है।
और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यता का तकाजा। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का साधन। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्थ में अंतर है कि मनुष्य मरना शास्त्रों के संचयन से है। बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है और अपने को सब मंगल के लिए निशेष भाव दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वयं निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ने हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सभी परीक्षा हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।